बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम वाजिद अली कंबो, योर केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट, आज हम थर्मोकेमिस्ट्री में जो थर्ड लेक्चर है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। आज मेरा आगाज है मेजरमेंट ऑफ एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन। मैंने एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के बजाय मैंने डेल्टा एच लिख दिया, एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन की डेल्टा एच, इसको मेजर हम दो तरह से कर सकते हैं, एक एक्सपेरिमेंटली और दूसरा थ्योरेटिकली। एक्सपेरिमेंटली इसका मतलब है ऐसे रिएक्शन जिसको आप लैब में परफॉर्म कर सकते हैं, उनकी डेल्टा एच आप एक्सपेरिमेंटली, और वो रिएक्शन जिनको आप लैब में परफॉर्म नहीं कर सकते उनकी एंथैल्पी चेंज हम फिर थ्योरेटिकली मालूम करते हैं। ये जो एक्सपेरिमेंटली हम यूज करते हैं, इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं कैलोरीमीट्री। कैलोरीमीट्री, कैलोरीमीट्री। तो हम कैलोरीमीट्री की मदद से हम एक्सपेरिमेंटली डेल्टा एच फाइंड आउट करते हैं। कैलोरीमीट्री हम दो तरह से डिस्कस करेंगे, कैलोरीमीट्री एट कांस्टेंट प्रेशर, और दूसरा मैं कैलोरीमीट्री आपके साथ शेयर करूंगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम। दो तरह की कैलोरीमीट्री तो आप समझते हैं ना कि किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो टेम्परेचर चेंज आती है उसको मेजर करना, दैट इज कॉल्ड कैलोरीमीट्री। जब ये कैलोरी आए ना, कैलोरी, तो ये हीट की तरफ, जैसे थर्म हीट की तरफ इशारा है, तो कैलोरीमीटर और कैलोरीमीट्री की बेस पे जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, यू नो दैट इज द कैलोरीमीटर। एक हमारे पास गैस कैलोरीमीटर है, एक हमारे पास बॉम्ब कैलोरीमीटर है। इन दोनों कैलोरीमीटर को हम डिस्कस करते हैं। दूसरी बात, थ्योरेटिकली डेल्टा एच इसको कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं हेसिस लॉ। हेसिस लॉ, और आप जानते हैं हेसिस लॉ आप जानते हैं कि डेल्टा एच दैट इज इक्वल टू डेल्टा एच 1, डेल्टा एच 2, डेल्टा एच 3 एंड सो ऑन। ये है हमारे पास हेसिस लॉ। बहरहाल जब हेसिस लॉ आएगा तो उसको मैं डिटेल से आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहला पॉइंट हो गया कि हम डेल्टा एच को दो वे से एक्सपेरिमेंटली और थ्योरेटिकली कैलकुलेट करते हैं, मेजर करते हैं, और फिर कैलोरीमीट्री एक्सपेरिमेंटली हम फिर कैलोरीमीट्री की एक टर्म यूज की। अब कैलोरीमीट्री एट कांस्टेंट प्रेशर, देन द कैलोरीमीट्री एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कैलोरीमीट्री एट कांस्टेंट प्रेशर का मतलब है कि हम डेल्टा एच को फाइंड आउट करने जा रहे हैं। ग्लास कैलोरीमीटर में इसको मैं कहूंगा दिस वन इज कैलोरीमीट्री एट कांस्टेंट प्रेशर। मैं आपको कई दफा समझा चुका हूं, जब कोई केमिकल रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर पर हो, उस दौरान जो हीट ऑफ रिएक्शन होती है उसे हम डेल्टा एच कहते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि कांस्टेंट प्रेशर पर हमारे पास जो हीट चेंज होगी, हीट ऑफ रिएक्शन होगी, वो डेल्टा एच है। और ग्लास कैलोरीमीटर की मदद से बेसिकली हम डेल्टा एच नॉट एन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आपको पता है ना कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, हमारे पास सॉल्ट बनता है, हमारे पास वाटर बनता है। इस दौरान जो हीट रिलीज होती है उसे कहते हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को हम ग्लास कैलोरीमीटर की मदद से मेजर करते हैं। इसमें जो हम इक्वेशन यूज करते हैं, दैट इज Q दैट इज इक्वल टू MS डेल्टा T। M mass of the reactant mixture, S आज हमारा टारगेट रहा है। S इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और यहां पे जो Q है ना, Q जेड में रख लो, क्योंकि ये रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर भी हो रहा है, इसलिए यहां Q से मुराद डेल्टा एच है। डेल्टा एच ये Q है, यानी QP जिसे आप कह रहे होते हैं, एंड कांस्टेंट प्रेशर। और यही हमारे पास ये जो मैंने वैल्यू लिखी, इसका मतलब है कि पहला तो ये आ गया ना ग्लास कैलोरीमीटर, इससे हम एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन उसको मेजर करते हैं। इस इक्वेशन को आपने ज़हन में बिठाना है। ये अभी इक्वेशन मैं आपको फाइंड आउट करके भी दूंगा। बॉम्ब कैलोरीमीटर, इसमें जो कैलोरीमीट्री मीन द स्टडी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ या मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, उसको हम कहते हैं कैलोरीमीट्री। अब ना बॉम्ब कैलोरीमीटर, ये कौन सी कैलोरीमीट्री है? ये है कैलोरीमीट्री एट कांस्टेंट वॉल्यूम।
जब मैं कहता हूं ना कांस्टेंट वॉल्यूम, इनडायरेक्टली मैं आपको कह देता हूं डेल्टा V इक्वल टू 0। स्टूडेंट, बॉम्ब कैलोरीमीटर इसका बेसिक पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? बॉम्ब कैलोरीमीटर की मदद से ना हम बुनियादी तौर पर डेल्टा H0C मालूम करते हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज द इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। हम बॉम्ब कैलोरीमीटर से इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन मालूम करते हैं। इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ फूड, फ्यूल एंड अदर कंपाउंड्स ये इसका पर्पस है। फूड, फ्यूल, इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ फूड, फ्यूल, ये जब हम ना किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो उसके क्लिनिक में एक चार्ट सा बना होता है। उस चार्ट में लिखा होता है कि ये जो फूड है, यानी आप व्हीट यूज करें, आप राइस यूज करें, डिफरेंट फ्रूट्स के नाम लिखे होते हैं, तो वो बताता है कि इसमें इतनी कैलोरी जो है वो एनर्जी आपकी बॉडी को प्रोवाइड करती है। वो इससे मालूम करते हैं बॉम्ब कैलोरी। फ्यूल, ये डिफरेंट फ्यूल्स आप इस्तेमाल करते हैं। आप नेचुरल गैस इस्तेमाल करते हैं, CNG इस्तेमाल करते हैं, डीजल इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल इस्तेमाल, जिसे हम गैसोलीन कहते हैं, केरोसिन ऑयल इस्तेमाल करते हैं। कार्बन की बात कर लो, ग्रेफाइट डायमंड की बात कर लो, उनकी जो कितना वो कंबस्शन पर कितनी हीट प्रोड्यूस करते हैं, उसको भी हम बॉम्ब कैलोरीमीटर, एक मिनट टर्म आपको पहले भी बताई थी। एक लफ्ज होता है कैलोरीफिक वैल्यूज। हम फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू मालूम करते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू, 1 ग्राम फ्यूल अगर वो लिक्विड में है, और अगर गैस की सूरत में जैसे मीथेन वगैरह तो 1 cc, तो 1 ग्राम या 1 cc फ्यूल बर्न करने पर कितनी हीट प्रोड्यूस करता है, यानी उसकी हीट ऑफ कंबस्शन कितनी होगी, उसको हम कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। अब जितनी कैलोरीफिक वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल, तो जितनी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होती है उतना वो फ्यूल ज्यादा एफिशिएंट होता है। एक तो बॉम्ब कैलोरीमीटर का ये पर्पस हो गया जो मैंने आपको बताया। एक और भी है, हम बॉम्ब कैलोरीमीटर की मदद से हम हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन इसको भी कैलकुलेट करते हैं। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन आप समझते हैं ना, जब किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड में हाइड्रोजन ऐड करते हैं, उस दौरान जो हीट रिलीज होती है, दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। इसको भी हम बॉम्ब कैलोरीमीटर के बारे में 2-4 बातें आपने ज़हन में रखनी है। बॉम्ब कैलोरीमीटर में ना मैं इसकी ना कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूं। बॉम्ब कैलोरीमीटर में हम एक स्ट्रॉन्ग साइलेंड्रिकल वेसल इसको यूज करते हैं। स्ट्रॉन्ग साइलेंड्रिकल वेसल, इट इज मेड अप ऑफ स्टील की ये बनी होती है। और दूसरी बात, इसमें जो हम सैंपल लेते हैं ना, सैंपल जिसकी हम इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन मालूम करना चाहते हैं, वो सैंपल आपने 1 ग्राम लेते हैं। इसमें जो आप ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, दिस वन इज द एमसीक्यू। ये एमसीक्यू पूछा जा चुका है कि आप बॉम्ब कैलोरीमीटर में जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं वो किस प्रेशर पर, तो हम यहां पे ऑक्सीजन 20 एटमॉस्फेयर पर प्रोवाइड करते हैं। चूंकि ये आप एक क्लोज्ड वेसल लेते हैं और इसका वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं होता, इसका मतलब है ये जो सारा जो कंबस्शन प्रोसेस है वो इस क्लोज सिलिंड्रिकल स्टील वेसल में होता है, जिसका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं होता। इसका मतलब है ये जो सारे का सारा आप रिएक्शन करवा रहे हैं, ये एट कांस्टेंट वॉल्यूम करवा रहे हैं। तो याद रखना, बॉम्ब कैलोरीमीटर में वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा जाता है। जब वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं तो जो हीट इवॉल्व होती है या अब्सॉर्ब होती है, यानी हीट ऑफ रिएक्शन, उसको हम डेल्टा ई कहते हैं। लेकिन साथ ही आप ना कॉन्स्टेंटली ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ये ऑक्सीजन जो है ना, इट हेल्प्स इन द कंबस्शन प्रोसेस। तो अब आप उसके अंदर गैसियस मिक्सचर का प्रेशर भी कांस्टेंट रखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, बेसिकली तो आप कहेंगे ना वॉल्यूम कांस्टेंट है, लेकिन आप प्रेशर को भी कांस्टेंट रखने की कोशिश करते हैं, तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है या इंटरनल एनर्जी चेंज जो है, वो दोनों के दोनों टर्म्स यहां इस्तेमाल हो सकते हैं। यहां पे एक और बड़ी बात है, और वो क्या, फार्मूला में हम याद रखते हैं यहां पे Q दैट इज इक्वल टू C इंटू डेल्टा टी। Q में वो जो हीट जो हम जानना चाह रहे हैं, Q से मुराद आपके पास अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर, मैंने कहा कि गैस का प्रेशर भी कांस्टेंट, तो Q से मुराद वो हीट है जो इवॉल्व होती है या अब्सॉर्ब होती है। C जो है ना, C, दिस वन इज द हीट कैपेसिटी, ये अभी मैं आपको समझाऊंगा। और डेल्टा टी, दिस द
राइज ऑफ टेम्परेचर या चेंज इन टेम्परेचर, इसकी हम बात करते हैं। ये सारी की सारी इतनी एटलीस्ट इंफॉर्मेशन आपको आनी चाहिए। मैं ना 3 टर्म्स आपको समझाने जा रहा हूं, जरा देखो। एक टर्म जो मेरे पास है वो हीट कैपेसिटी है, दूसरा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और तीसरी मोलर हीट कैपेसिटी। ये 3 टर्म बहुत आसान सा, कोई मुश्किल बात नहीं, कोई मुश्किल बात नहीं, बिल्कुल आसान सी। पहले मैं हीट कैपेसिटी, इसको मैं सी से रिप्रेजेंट करूंगा। हीट कैपेसिटी से मेरी क्या मुराद है? स्टूडेंट, बड़ी बारीक सी गुफ्तगू है, बड़ी बड़ी बारीक सी गुफ्तगू, यानी आपको ना तवज्जो यहां देनी पड़ेगी। मेरे पास ना ये कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने कोई सब्सटेंस ले लिया, सब्सटेंस। फर्ज करें ये सब्सटेंस कोई सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, कोई गैस भी हो सकती है, तीनों स्टेट्स में से कोई एक है। अच्छा जी, इसका टेम्परेचर है सपोज 25, जिसे आप ना 298 केल्विन भी कहते हैं, 25। अब आप क्या करते हैं, आप इसको हीट करते हैं, ये हीट किया आपने, इसको हीट प्रोवाइड की। डेफिनेटली जब आप हीट प्रोवाइड करेंगे इसका टेम्परेचर राइज करेगा। जितनी आप हीट ज्यादा देते जाएंगे वो टेम्परेचर ज्यादा बढ़ता जाएगा। एक वक्त आएगा कि फर्ज करें इसका टेम्परेचर ना 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, इसे अब T2 कह लें, ये T1 था। कितना टेम्परेचर चेंज आया? डेल्टा टी आपके पास आ गया 40 से 25 माइनस करें तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप केल्विन में भी लोगे ना, ये 25 298 है, 40 का भी निकाल लें, वहां भी डिफरेंस जो है वो इतना आएगा। अब मतलब क्या है, मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं कि जो आपने हीट प्रोवाइड की ना, इस हीट ने इस सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज किया। जितनी आप क्यू हीट जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसे मैं क्यू कह रहा हूं, क्यू, जितनी आपने क्यू ज्यादा प्रोवाइड करेंगे उतना ज्यादा टेम्परेचर राइज करेगा, और ज्यादा टेम्परेचर राइज करने का मतलब है डेल्टा टी की वैल्यू उतनी ज्यादा आएगी। मैं रिलेशन क्या लाना चाहता हूं, मैं सिंपल एक रिलेशन लाना चाहता हूं। मैं रिलेशन लाना चाहता हूं क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। क्या मतलब ये, जितनी आप क्यू ज्यादा प्रोवाइड करेंगे उतना डेल्टा टी की वैल्यू, आप मजीद हीट प्रोवाइड करें, अब मजीद दे, ये 40 की बजाय सपोज 50 हो गया। अब 50 माइनस 25 दैट इज इक्वल टू 25। इसका मतलब क्या हुआ, जितनी क्यू ज्यादा देते जाओगे उतना डेल्टा टी भी बढ़ता जाएगा। यूं क्यू और डेल्टा टी के दरमियान रिलेशन क्या आ गया, डायरेक्ट। एक काम करो, प्रोपोर्शनैलिटी साइन, ये रिलेशन मैं आपको लाना चाहता हूं, ये समझाना चाहता हूं। प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म करो, तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म करेंगे ना तो आपके पास आएगा Q दैट इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। अच्छा जी, प्रोपोर्शनैलिटी साइन की जगह पे क्या आ गया, हीट कैपेसिटी। मैं जानना क्या चाहता हूं, मैं हीट कैपेसिटी तो जानना चाहता हूं, तो हीट कैपेसिटी को एक तरफ रख लो, ये आपके पास आ गया जी हीट कैपेसिटी। असल हम अपने मकसद पे पहुंच गए, हीट कैपेसिटी हम इसको ना C से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज इक्वल टू Q, और ये डेल्टा टी इसके नीचे चला जाएगा, डेल्टा टी। Q हीट, डेल्टा टी राइज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। Q मैंने क्या कहा, Q है हीट, और डेल्टा टी क्या है, राइज इन टेम्परेचर। मैं फर्ज करता हूं, मैं डेल्टा टी लेता हूं, ये मेरी कंडीशन है, 1 केल्विन कह लो या 1 डिग्री सेंटीग्रेड कह लो। अब क्या इसका मतलब क्या है, ये जो मैंने लिखा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपने कोई भी सब्सटेंस लिया, उसको आपने हीट प्रोवाइड की, ये हीट आ गई, और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन इंक्रीज हो गया। तो किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री या 1 केल्विन इंक्रीज करने के लिए जो आप हीट देते हैं दैट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। मेरी बात को समझना, किसी भी सब्सटेंस का, वो सब्सटेंस लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, गैस हो सकती है, किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जितनी आप हीट देते हैं दैट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। देखो, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितना बढ़ाना है, 1 डिग्री से 1 केल्विन कह लो या 1 डिग्री सेंटीग्रेड कह लो। मैं
वो बीच में उर्दू में या लिख देता हूं, तो उसको कहते हैं। अच्छा, अब ये याद रखना है कि जब आप डेल्टा टी की बात करते हैं ना, डेल्टा टी, ये बड़ी खास बात मैं कह रहा हूं, जब आप डेल्टा टी की बात करते हैं ना, तो उस सूरत में 1 केल्विन और 1 डिग्री सेंटीग्रेड आपस में बराबर हैं। मसलन 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 298 केल्विन, आपने हीट प्रोवाइड की, अब इसका टेम्परेचर हो गया 26 डिग्री सेंटीग्रेड, ये T2 हो गया। 26 को आप केल्विन में लाएंगे तो ये हो जाएगा 299 केल्विन। अगर मैं कहूं कि ये जो राइजिंग टेम्परेचर यानी डेल्टा टी सेंटीग्रेड में लूं तो कितना है, आप कहेंगे जी 26 माइनस 25, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं कहता हूं केल्विन में बताओ, आप कहेंगे जी 299 माइनस 298, दैट इज आल्सो द 1 केल्विन। तो जब चेंज इन टेम्परेचर आती है तो केल्विन और सेंटीग्रेड में वो चेंज यकसा होती है, एक जितनी होती है। तो किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 केल्विन या 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी आप हीट देंगे, दैट इज कॉल्ड द हीट कैपेसिटी। एक पॉइंट जरा नोट करना, मैंने कहा कि वो हीट जो किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 केल्विन, मैंने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात नहीं की, मैंने अमाउंट, एक मैंने आपको पढ़ाया था इंटेंसिव और एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जरा नुक्ता समझ, मैंने कहा ना बारीक बातें, जरा समझा मैं कहना क्या चाहता हूं। आपके पास ना इस बीकर में वाटर है, मैं वाटर को ले लेता हूं, वाटर इस बीकर में, ये सारे इस खेल में मैं वाटर को ही बतौर सैंपल कम सिस्टम यूज कर रहा हूं। वाटर है कितना है इसमें वाटर है 1000 ग्राम, 1 kg। इसमें वाटर है 100 ग्राम, इसमें वाटर है 18 ग्राम। 18 ग्राम वाटर इज 1 मोल ऑफ वाटर, और इसमें वाटर है 1 ग्राम, बहुत थोड़ा। तो मैंने ना वाटर को डिफरेंट अमाउंट में लिया, डिफरेंट मैस लिया। अब आपने क्या करना है, इस वाटर का टेम्परेचर आपने 1 केल्विन बढ़ाना है, इसका 1 केल्विन, इसका 1 केल्विन, इसका 1 केल्विन। यानी अब आपने इन चारों जगहों पे पानी का टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज करना है, 1 केल्विन या 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप इसको हीट देंगे, इसको हीट देंगे, इसको हीट देंगे, इसको हीट देंगे। ये जो आप हीट देते हैं इसे हम क्या कहेंगे, हीट कैपेसिटी। इसे हम सी कहेंगे, सी कहते हैं। क्या इन चारों जगहों पर एक जितनी हीट देनी पड़ेगी? आंसर है नहीं। जहां पे वाटर की मैस ज्यादा है, अमाउंट ऑफ वाटर ज्यादा है, उसका 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। इसका मतलब है इसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा है। और ये कितनी है? ये है आपके पास 4200 जाउल। किलो जाउल में ले लो, किलो जॉल में ले लो, कैलोरी में ले लो, किलो कैलोरी में ले लो, अर्ग में ले लो, कोई ना कोई यूनिट यूज कर लो। अच्छा, तो इसका मतलब है इतनी आपको। अब आप इसमें आ जाओ, इसमें आपको जो एनर्जी देनी पड़ेगी ना वो 420 जाउल देनी पड़ेगी। मैंने 1 0 खत्म कर दी, इधर 1 0, 1000 से 100 गया, इधर से भी 1 0 खत्म होगी। अब इस पे आ जाओ, ये आपके पास क्या है 1 ग्राम। 1 ग्राम के लिए आपको 4.2 जाउल एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब यह है कि जितनी अमाउंट ऑफ वाटर कम होती जाएगी उतनी हीट कैपेसिटी भी कम होती जाएगी। वो प्रॉपर्टी जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करती है, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ये जो मैंने हीट कैपेसिटी, दिस इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अच्छा, अब इसमें जरा सुनना, अगर आप 18 ग्राम वाटर मीन 1 मोल वाटर, 1 मोल वाटर, उसका टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? वेरी सिंपल, वो आप इसको कैलकुलेट कर लो कि अगर 100 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाना है तो 420, और अगर 18 का बढ़ाना है तो कितनी देनी पड़ेगी? आपके पास आंसर आएगा रफली 75.6 जाउल। इतनी बढ़ देनी पड़ेगी। इसका मतलब है इतनी आपको एनर्जी देनी पड़ेगी 1 मोल वाटर का टेम्परेचर कितना बढ़ाने के लिए? 1 केल्विन बढ़ाने के लिए। इतनी आपको एनर्जी देनी पड़ेगी 100 ग्राम वाटर, उसका टेम्परेचर कितना बढ़ाने के लिए? 1 केल्विन के लिए। इतनी आपको एनर्जी देनी पड़ेगी 1 kg वाटर, उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितना बढ़ाना है? 1 केल्विन। और ये आपको एनर्जी देनी पड़ेगी 1
1 ग्राम वाटर और उसका टेम्परेचर आपने 1 केल्विन या 1 डिग्री सेंटीग्रेड। इन बातों को समझो, मैं क्या समझाना चाहता हूं। अगर मैं कहूं हीट कैपेसिटी सी, इसके यूनिट्स क्या हैं? यूनिट्स ऑफ सी वेरी सिंपल। ऊपर हीट है, हीट को आप जाउल में ले लो, किलो जाउल में ले लो, कैलोरी में ले लो, किलो कैलोरी में ले लो, कोई ना, मैं जाउल लिखूंगा, जाउल, ऊपर जाउल, और नीचे टेम्परेचर कितना बढ़ाना है? केल्विन या सेंटीग्रेड, तो जाउल पर केल्विन या जाउल पर डिग्री सेंटीग्रेड, या किलो जाउल पर केल्विन, या किलो जाउल पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये दोनों में से मोस्टली मैं तो इसको ही इस्तेमाल कर। अब आ जाओ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब जरा कंपैरेटिव स्टडी होगी। आपने यहां पे लिखा अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस। यहां मैंने सिर्फ क्या कह दिया? आ सब्सटेंस नहीं, 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस। पहले तो आप वाटर जितना मर्जी ले लें, तो जितना मर्जी पानी ले लें, अमाउंट तो उसके लिए। अब आपने क्या स्पेसिफिक कर दिया? आपके पास 1 ग्राम है, इसका मतलब है 1 ग्राम वाटर, उसका टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जो आपको हीट देनी पड़ी, उसको हम कहते हैं। अब ये सी नहीं है, अब इसको हम क्या कहेंगे? दिस इज स्पेसिफिक हीट। तो अगर 1 ग्राम आएगा तो फिर इसका मतलब हुआ कि स्पेसिफिक, मैं वाटर लिखे ना, वाटर H2O, और इसकी मैं स्पेसिफिक हीट की S, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, दैट इज इक्वल टू कितना है? जाउल 4.2 जाउल पर ग्राम पर केल्विन, या यूं ले लो, जाउल की बजाय आप कैलोरी की बात कर लो, और पर केल्विन की बजाय सेंटीग्रेड की बात कर लो। अगर मैं आपसे कहूं ये फर्क, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास 1000 ग्राम वाटर है, उसकी हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है? 1000 ग्राम वाटर, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है? आप कहेंगे जी 4.2 जॉल। मैं कह रहा हूं 100 ग्राम वाटर, उसकी स्पेसिफिक, आप कहेंगे यू। मैं कहता हूं 1 मोल वाटर, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, आप कहेंगे यही है। क्यों जी? हर एक केस में क्या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अमाउंट ऑफ वाटर चेंज करने से चेंज नहीं होती? आप कहते हैं यही रहते। हां, कोई चेंज नहीं होती, क्योंकि हमने यहां डिफाइन कर लिया है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दैट इज फॉर 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस, 1 ग्राम सब्सटेंस के लिए। और यह सिर्फ वाटर की बात नहीं है, आप कॉपर ले लें, आप एल्यूमिनियम ले लें, अगर आप कॉपर ले लेंगे ना, उसकी भी, अगर मैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर, अगर मैं कॉपर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात कर रहा हूं ना स्टूडेंट, तो ये मेरे पास 0.386 जाउल पर ग्राम पर केल्विन। अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूं, ये कॉपर था, अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.89 जाउल पर ग्राम पर केल्विन। ये सिर्फ वाटर की स्पेसिफिक हीट नहीं, डिफरेंट गैसेस को लो उनकी भी होगी। अगर मैं आपसे एंड पे एक बात करूं, और बात में क्या करूं, मैं आपसे कहता हूं बेटा जी मुझे दो चीजों में फर्क बताओ, एक हीट कैपेसिटी, दूसरा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, दोनों में फर्क क्या है? तो आप ये कहेंगे कि जनाब ये जो हीट कैपेसिटी है ना, ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मतलब ये डिपेंड करती है, डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस चेंज होती गई तो हीट कैपेसिटी की वैल्यू भी चेंज होती गई, ये वैल्यू भी चेंज होती गई, ये डिपेंड करती है। ये आपके पास ना इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, यानी ये होती है फॉर 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस। ये तो फिक्स होगी ना, फिक्स होगी। जब ये फिक्स है तो इसका मतलब है ये अब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करती। सब्सटेंस कम हो ज्यादा हो, स्पेसिफिक हीट से इससे कोई लेना देना नहीं है, लिहाजा दिस इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। दूसरा, इसका जो यूनिट है, यूनिट मैंने कहा इसका यूनिट है जाउल पर केल्विन, या मैंने कहा जाउल पर डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका यूनिट जाउल पर ग्राम पर केल्विन, या जैसे मैंने कहा जाउल पर ग्राम
पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये तो इसके यूनिट ये भी आप देखेंगे स्टूडेंट। अब ये तो आपने पढ़ लिया हीट कैपेसिटी, 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाना है एनी गिवन अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस पे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यहां पे आपने 1 ग्राम की बात की। एक और जबरदस्त मोलर हीट कैपेसिटी, वो क्या होगी? उसमें जब आप 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस लेंगे, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। जब 1 मोल कहेंगे तो फिर आपके पास ये बन जाएगी मोलर हीट कैपेसिटी। जरा इसको देखिए स्टूडेंट। अब हम आते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। जब तक आपको बात समझ नहीं आएगी मैंने आगे नहीं बढ़ना, मैं क्लियर कर दूं। मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट Q ओवर डेल्टा टी। अच्छा इसको यूं कर लो, Q ओवर डेल्टा टी। अगर आप Q लेना चाहते Q, तो Q दैट इज इक्वल टू ये डेल्टा टी मल्टीप्लाई करेगा, और मैं हीट कैपेसिटी को क्या कहा, C क्रॉस ये डेल्टा टी हो जाएगा। ये जो मैंने रिलेशन लिखा ना, ये मैंने बॉम्ब कैलोरीमीटर में लिखा था, ये बॉम्ब कैलोरीमीटर। अच्छा अब दूसरी तरफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जब आप अमाउंट हीट गिवन टू द सिस्टम, जब आप उसकी अमाउंट मैस क्या लेते हैं 1 ग्राम, और जो राइज ऑफ टेम्परेचर हुई ये आपने 1 ग्राम कह दिया था, 1 ग्राम, और टेम्परेचर जो है वो 1 केल्विन। तो हमने इसको अगर Q को साइड पर रखो, Q दैट इज इक्वल टू ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसको मैं S से लिख दो S, तो M इधर चला गया, M इंटू S इंटू डेल्टा टी। ये जो मैंने रिलेशन आपके सामने लिखा ना, ये मैंने रिलेशन लिखा था जब मैंने आपको ग्लास कैलोरीमीटर की बात की। अब आओ नेक्स्ट, मोलर हीट कैपेसिटी क्या है? जब आप 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस को लेते हैं, यानी अब नीचे जहां पे मैस लिखा हुआ है ना, मैस, यहां पे मोल आ जाएगा, तो मोलर हीट कैपेसिटी वही ऊपर Q, इट्स ओके, नीचे आपके पास यहां पे मोल आ जाएगा, मोल को आप N से लिख लेना, इनटू डेल्टा टी, ये आपके पास है। अब सिर्फ ये चीज आ गई, इधर कोई मैस मेंशन नहीं है, अमाउंट मेंशन नहीं है। यहां आपने 1 ग्राम मैस ले लिया, यहां आपने 1 मोल को ले लिया, 1 मोल को। और मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी दो तरह की होती है, दो तरह की। एक को कहते हैं मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, दो तरह की। पहली क्या है, नंबर 1 मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। स्टूडेंट इसको हम ना CP से जाहिर करते हैं, C मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। मैं इसको यूं लिख सकता हूं कि CP मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर दैट इज इक्वल टू Q ओवर N इंटू डेल्टा टी। अगर मैं Q को एक साइड पे लाना चाहता हूं, अगर Q को मैं एक साइड पे लाऊंगा, Q दैट इज इक्वल टू ये फिर इधर चला जाएगा N CP डेल्टा टी। दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक और मैं इसको एक और अंदाज में भी लिखता हूं ना, मैं लिखता हूं ये Q, अगर कांस्टेंट प्रेशर पे आप Q को लोगे ना, यानी QP वो बन जाएगा, और जब QP बनेगा तो दैट इज इक्वल टू डेल्टा H, और इसी को आप लिख लो दैट इज इक्वल टू NCP डेल्टा T। ये मैंने पहली बात की। अब दूसरी बात देखो, मैं इसी को ही चेंज करता हूं, मैं टाइम नहीं लगाना चाहता। देखो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट, अब मैंने प्रेशर की बजाय मैं बात करूंगा वॉल्यूम की, वॉल्यूम, मैं उसे CP नहीं, मैं उसे कहूंगा CV, और इसी तरह इसकी जगह पे फिर आपके पास ये V आ गया। जब ये V आएगा तो अब मेरे पास ये क्या बन जाएगा, अब मेरे पास ये बन जाएगा, मैं इसको लिख रहा हूं, यानी अब ये QV दैट इज इक्वल टू NCV डेल्टा T, CV डेल्टा T। अब ये आपको पता है द हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम दैट इज कॉल्ड डेल्टा E। ये आपके पास डेल्टा E। मैं ना सिर्फ आपको ये वाली इक्वेशन और ये वाली इनको याद करवाना चाहता हूं। आप सिंपली इनको यूं कह सकते ना कि डेल्टा H दैट इज इक्वल टू ये NCP डेल्टा T, और डेल्टा E दैट इज इक्वल टू NCV डेल्टा T। ये रिलेशन ये आने चाहिए ना। मैं तो आपको फाइनल इक्वेशन दे रहा हूं, कैसे ये आ रही हैं ये बताता जा रहा हूं। एक चीज तो खत्म ही नहीं ना हो रही ना, मैं उस पर मुतमिन ही नहीं हो रहा। एक है डेल्टा H और एक है डेल्टा E।
ये मैं बड़े दिनों से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये क्या है। आज भी मैं आपको इनके दरमियान रिलेशन बताने की कोशिश करता हूं कि डेल्टा एच और डेल्टा ई में क्या रिलेशन है। डेल्टा एच हम क्या कहते हैं? डेल्टा एच को हम क्यू पी कहते हैं। डेल्टा ई को हम क्या कहते हैं? इसको हम क्यू वी कहते हैं। और हम आमतौर पर भला क्या कहते हैं? हम कहते हैं जी, हम कहते हैं कि एच दैट इज इक्वल टू ई प्लस पी वी, और मैं डेल्टा एच लूं, डेल्टा एच दैट इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। ये रिलेशन याद रखने, इनसे रेलेवेंट क्वेश्चन ही तो आता है। फिर मैंने आपसे क्या कहा था, मैं ये शॉर्ट बातें कर रहा हूं। मैंने आपसे कहा था कि अगर आप लिक्विड्स की बात करें या आप सॉलिड्स की बात करें, इन दोनों केसेस में आपके पास डेल्टा एच और डेल्टा ई ये आपस में बराबर है। मैं आज एक नई गुफ्तगू करने जा रहा हूं। ये मैंने वो बातें दी, वो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, इसमें मैं कोई नई बात नहीं कर रहा। मैं आज एक नई गुफ्तगू करने जा रहा हूं। मेरी गुफ्तगू का मरकज और महवर ये सिर्फ गैसेस होंगी। ये मैं बार बार कह रहा हूं, सिस्टम जिसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, जो सिस्टम मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो गैसेस है, सिस्टम है गैसेस। मैं लिक्विड सॉलिड की बात नहीं कर रहा, ये बात ध्यान में रखनी है, मैं गैसेस की बात कर रहा हूं। स्टूडेंट आप जानते हैं ना जनरल गैस इक्वेशन क्या थी? PV दैट इज इक्वल टू nRT। इट्स ओके, मैं इसको यूं करता हूं, मैं कहता हूं नहीं, P डेल्टा V, मैं इसी को मॉडिफाई करता हूं, P डेल्टा V दैट इज इक्वल टू डेल्टा nRT। वो मैंने इसको चेंज कर दिया। अब जहां पे P डेल्टा V है, ये P डेल्टा V है, तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूं? मैं डेल्टा एन आर टी लिख सकता हूं। तो मेरे पास ये क्या बनेगा? मेरे पास ये बनेगा डेल्टा एच दैट इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन आर टी। ये एक नया रिलेशन आ गया, ये नया रिलेशन, दिस इज ओनली फॉर गैसेस। इससे रेलेवेंट भी क्वेश्चन आता है। मतलब क्या क्वेश्चन आता है? मैं बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन ये है कि मेरे पास है ये एक रिएक्शन C6H12O6 प्लस O2 goes to CO2 प्लस H2O। ये जो मेरे पास है ना, ये फोटोसिंथेसिस है। अब इसमें मैं उसको रिवर्स करके लिख रहा हूं। अब इसमें मेरा क्वेश्चन है कि बेटा जी मुझे बताओ कि इस केस में व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा ई, दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, ये मुझे बताओ इस रिएक्शन में। पहले तो मुझे इसे थर्मोकेमिकल इक्वेशन बनानी पड़ेगी। थर्मोकेमिकल इक्वेशन मुझे इनकी फिजिकल स्टेट्स, स्टैंडर्ड स्टेट्स लिखनी पड़ेगी। ये ग्लूकोज, ये सॉलिड है, ये गैस है और ये लिक्विड है। अब इनकी मोलर क्वांटिटीज अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये आपके पास 6, ये आपके पास 6 और ये आपके पास 6। मेरा क्वेश्चन है कि इस केस में जो डेल्टा एच और जो डेल्टा ई है, दोनों में क्या रिलेशन है, ये मेरा क्वेश्चन। वो कहते हैं वेरी सिंपल, आप इस इक्वेशन पर ये ऊपर वाला रिलेशन लगाए। ये डेल्टा एन क्या है? डेल्टा एन इज वेरी सिंपल, डेल्टा एन है, असल तो खेल ही डेल्टा एन का है, एनपी माइनस एनआर, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स। अब आपके अगर अप्रोच हो ना, जो मैंने पहले एक बात बड़े रुक के कही थी, अगर आपने उसको जेर में नहीं रखा तो आप भला क्या कहोगे? आप कहोगे जी एनपी में नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, आप कहेंगे जी 6 और 6 12, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट है 12, माइनस एनआर ये 6 और 1 7, तो आप कहेंगे जी 12 माइनस 7, वो आप डेल्टा एन की वैल्यू आ गए। हालांकि मैंने ऐसी बात नहीं की, मैंने आपसे कहा था कि बेटा जी ये वाली जो इक्वेशन है ना, ये सिर्फ गैसेस के लिए, और आपने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में से सिर्फ गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स उसको लेना है। इसका मतलब है ये सॉलिड है, इसके नंबर ऑफ मोल्स नेगलेक्ट करें, नेगेट करें। ये लिक्विड है, इसके नंबर ऑफ मोल्स नेगेट करें। जो आपने यहां पे लेना है नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, वो इनके नहीं लेने, वो सिर्फ ये 6 लेने। जो आपने नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट लेने हैं ना, वो इसका 1 मोल कंसीडर नहीं करना, आपने सिर्फ 6 लेना है। तो इसका मतलब है इस केस में ये जो मैंने आपके पास सामने इक्वेशन लिखी, इस केस में 6 माइनस 6 डेल्टा एन इक्वल टू 0। अगर डेल्टा एन 0 होगा, ये डेल्टा एन 0 होगा, तो ये सारे का सारा फैक्टर क्या हो गया? 0 हो गया। तो इस केस में मैं क्या कहूंगा?
इस केस में मैं कहूंगा कि डेल्टा एच दैट इज इक्वल टू डेल्टा ई। जो वैल्यू यहां पे आएगी वही सेम वैल्यू नीचे आएगी। मैं यूं भी कह सकता हूं, इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं कि डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई दैट इज इक्वल टू 0। ये कहां से आया भाई? इस डेल्टा ए को दूसरी तरफ ले जाओ तो वो माइनस हो जाएगा। अगर मेरी बात आप समझे हैं, यानी मैं एक और आपसे क्वेश्चन करता हूं। मेरा क्वेश्चन है कि आपके पास ये रिएक्शन है H2 प्लस I2 आफ्टर रिएक्शन 2HI, ये गैस, ये गैस, ये गैस। मेरा दोबारा क्वेश्चन है कि बताओ इस दोनों के केस में डेल्टा H और डेल्टा I एंड डेल्टा I दोनों में कौन सा रिलेशन है? तो फिर आप दोबारा इसकी तरफ बढ़ेंगे, डेल्टा इन मालूम करेंगे। डेल्टा इन में नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट के 2 मोल, ये गैस, ये गैस, ये गैस। इसका मतलब है तमाम रिएक्टेंट प्रोडक्ट गैसियस है। रिलेशन आएगा 2 माइनस 1 प्लस 1 2 0। इस केस में भी आपके पास डेल्टा एच और डेल्टा ई आपस में बराबर है। अब सारी बातों को यकजा करो। जो मैंने कहानी आपको सुनाई, मैंने कहा कि डेल्टा एच और डेल्टा ई तब बराबर होते हैं जब आपके पास लिक्विड या सॉलिड, सिस्टम विल बी लिक्विड और सॉलिड। दूसरा मैंने खेल क्या बताया कि डेल्टा एच और डेल्टा ई तब आपस में बराबर होते हैं जब आपके पास डेल्टा एन 0 होगा। और ये मैंने गैसेस की सूरत में भी डेल्टा एच और डेल्टा ई आपस में बराबर होते हैं, लेकिन वो तब होगा जब आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स आपस में बराबर। ये कुछ मैंने आपको एमसीक्यूज वैरायटी से। अब हम बढ़ते, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज हेसिस लॉ। स्टूडेंट मेरे पापा हेसिस लॉ वेरी इंपॉर्टेंट। हेसिस लॉ क्या है? हेसिस लॉ एंथैल्पी चेंज या हीट ऑफ रिएक्शन की ये थ्योरेटिकल कैलकुलेशन है। थ्योरेटिकल हेसिस लॉ है क्या? एंथैल्पी चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन इज सेम वेदर इट टेक्स प्लेस इन अ सिंगल स्टेप और इन सेवरल स्टेप्स। जो मर्जी आप इसकी स्टेटमेंट याद करें, मैंने तो ये सिंपल से वे में ले। अगर कोई केमिकल रिएक्शन एक स्टेप में हो या एक से ज्यादा स्टेप में हो, उसकी एंथैल्पी चेंज सेम रहती है। मैं इसको मैथमेटिकली लिखूंगा कि डेल्टा एच दैट इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 एंड सो ऑन। ये मेरे पास है। अच्छा जी, एक तो ये पॉइंट आ गया। अब दूसरा पॉइंट, ये हमें एक और भी इसकी मैथ करना, वो है कि सुमेशन ऑफ डेल्टा एच ऑफ साइकिल। ये आप लोगों ने ना इसको पढ़ा होता, मैं अब एफएससी तो यहां नहीं पढ़ा रहा, वो 0 है। इसका मतलब है कि आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट की तरफ आएंगे तो ओवरऑल एनर्जी चेंज क्या है? 0, यानी ना एनर्जी रिलीज हुई ना एनर्जी अब्सॉर्ब हुई। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सो है तो रिवर्स एंडो होगा, तो जितनी एनर्जी रिलीज हुई फॉरवर्ड में उतनी ही अब्सॉर्ब हो जाएगी रिवर्स में। ये दिस वन इज आल्सो द हेसिस लॉ इज आल्सो द मोर फंडामेंटल फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन की यानी ये भी वही है ना, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, वो वही बात यहां पे आ रही। अच्छा, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ हेसिस लॉ? एप्लीकेशन ना मैं वैसे बोल देता हूं, असल बड़ा बात क्या है हेसिस लॉ? हेसिस लॉ तब अप्लाई होता है जब आप थ्योरेटिकली कैलकुलेट करें क्या डेल्टा एच को, थ्योरेटिकली, यानी वो रिएक्शन जो आप लैब में परफॉर्म नहीं कर सकते, उनकी फिर आपने थ्योरेटिक कैलकुलेशन से आप उनकी डेल्टा एच। अब लैब में कौन कौन से रिएक्शन है? वो रिएक्शन जो बहुत फास्ट हो, पलक झपकने से पहले मुकम्मल हो जाता, या वो रिएक्शन जो बहुत स्लो हो, कई दिन कई महीने लग जाए, रेस्टिंग ऑफ आयरन वाले, तो अब इतना टाइम। और तीसरा वो रिएक्शन जो एक से ज्यादा स्टेप्स में मुकम्मल होते हैं। मैंने 3 बातें की हैं कि हेसिस लॉ कहां पे अप्लाई होगा? फॉर दोज रिएक्शन विच आर वेरी फास्ट। उनकी क्या है रेट ऑफ रिएक्शन? क्या है? 10⁻12 मोल पर डीएमक्यू पर सेकंड। एक सेकंड में, यानी एक सेकंड के इतने हिस्से में वो मुकम्मल हो गए। वेरी स्लो, महीनों लग गए, सालों लग गए। या वो रिएक्शन जो एक से ज्यादा स्टेप्स में मुकम्मल होते हैं। आप इसकी मदद से ना, हेसिस लॉ की मदद से
आप डेल्टा एच नॉट एफ लेते हैं, आप डेल्टा एच नॉट सी लेते हैं इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, आप डेल्टा एच नॉट एन लेते हैं इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, आप डेल्टा एच नॉट सॉल्यूशन, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इसकी मदद से डेल्टा एच लैटिस मालूम करते हैं। ये तमाम जो इंथैल्पी चेंजेस हैं मैंने पहले बात की है, फिर उस बात को मैं इस पे अप्लाई कर रहा हूं। एक इसकी एप्लीकेशन है जिसे हम कहते हैं बॉर्न, BORN, बॉर्न हैबर साइकिल। बॉर्न हैबर साइकिल, बॉर्न हैबर साइकिल है क्या? दो बातें। पहली बात, बॉर्न हैबर साइकिल इज एन एप्लीकेशन ऑफ हैसेस लॉ, ये इसकी एप्लीकेशन है। दूसरा, इसकी मदद से हम मालूम क्या करते हैं, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट डेल्टा एच लैटिस, किसकी? ऑफ बाइनरी आयनिक कंपाउंड्स। क्या मतलब बाइनरी आयनिक कंपाउंड? बाइनरी आयनिक कंपाउंड ये है NaCl, ये बाइनरी आयनिक कंपाउंड है। MgO, ये आपके पास KBr, क्या मतलब? बाइमीन टू नेरोस्मीन कंपोनेंट। ऐसे आयनिक कंपाउंड जिनमें दो कंपोनेंट हो, दो एलिमेंट हो, इसमें एक एलिमेंट सोडियम, एक क्लोरीन, इसमें एक एलिमेंट मैग्नीशियम, एक ऑक्सीजन, तो इनको कहते हैं बाइनरी आयनिक कंपाउंड की लैटिस एनर्जी, वो बॉर्न हैबर साइकिल से हम कैलकुलेट करते हैं। और तीसरा, बॉर्न हैबर साइकिल है क्या? वेरी सिंपल। बॉर्न हैबर साइकिल ये है कि टोटल एनर्जी ऑफ अ साइक्लिक प्रोसेस इज 0 ये है बॉर्न हैबर साइकिल। बॉर्न हैबर साइकिल ना, इसमें हम लैटिस एनर्जी मालूम करते हैं। लैटिस एनर्जी मैं ना आपको समझाता हूं कि लैटिस एनर्जी कैसे। बॉर्न हैबर साइकिल है क्या? मैं एग्जांपल लाता हूं सोडियम क्लोराइड की, NaCl। मैं सोडियम क्लोराइड की डेल्टा एच लैटिस ऑफ NaCl मैं मालूम करना चाहता हूं। बॉर्न हैबर साइकिल है आसान सा। अब मैं यहां पे मैं बार कर, मैं कोई FSC तो नहीं ना पढ़ा रहा, मैं आपको एक छोटी सी बात समझाता हूं, उसमें शायद आपको हैसेस लॉ भी समझ आ जाए। आप ये आपका विजन है कि आप बात को कैसे एक्सेप्ट करते हैं। पहले सुनना, ये पोजीशन A है, ये पोजीशन D है, सपोज B है, D है, जो भी। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, मैं आपको बता देता हूं कि बेटा जी यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ना, ये 100,000 मीटर है, ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपसे कहता हूं कि यहां से लेकर यहां तक ये 100 मीटर है, यहां से लेकर यहां तक ये 300 मीटर है, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक ये 50 मीटर है, यहां से लेकर यहां तक ये आपके पास 200 मीटर है। बताओ यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितना होगा, ये मैंने आपसे पूछा। तो आप बता क्या करोगे? आप इन सब को ऐड कर लोगे, आप 300, 350 इन सब को ऐड कर लोगे और इस 1000 से माइनस कर दोगे। यानी ये आप क्या करोगे? आप कहोगे जी ये है 1000 माइनस, इन सब को ऐड कर लो, प्लस वो ऐड करके उससे, तो आपके पास ये डिस्टेंस आ जाएगा। यही बॉर्न हैबर साइकिल है, यही हैसेस लॉ है। इसका मतलब है कि यहां से लेकर यहां तक ये सिंगल स्टेप जर्नी है, इसमें टोटल इतना डिस्टेंस आपने कवर किया। ये मल्टी स्टेप्स जर्नीज हैं, इन सब का भी सम कितना आएगा? वो 1000 ही आएगा। इनमें से अगर आपको कोई एक मालूम नहीं है ना, वो आपको पता है, उस वक्त आप सपोज आप नहीं, उसको अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो टोटल में से इन सब के सम को क्या कर दो माइनस। अब इसको कैसे लेते हैं ये देखो, ये आपके पास ना सोडियम सॉलिड स्टेट में है, क्लोरीन आपके पास गैसियो स्टेट में है, इन दोनों ने मिला और आपके पास NaCl बना, ये सॉलिड। अब अगर आप सोडियम सॉलिड इन दोनों को
आप किसी भी कंटेनर में लेते हैं, आप कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, ये दोनों रिएक्ट करेंगे, सोडियम क्लोराइड बनता जाएगा। इस दौरान जितनी हीट खारिज होती है ना, उसमें कहते हो डेल्टा H नॉट F, दैट इज इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। और वो चूंकि एक्सोथर्मिक है 411 किलो जॉल पर मोल है। ये जो मैंने आपसे कहा कि ये 1000 मीटर लगा, ये है। लेकिन अब अगली बात, क्या ये दोनों सिंगल स्टेप इसमें कन्वर्ट आसान है? नहीं, ऐसे नहीं होता। इसमें होता भला क्या है, पहले ना ये जो सोडियम सॉलिड है ना, ये सोडियम सॉलिड, ये सोडियम गैस में कन्वर्ट होता है। जब कोई एलिमेंट अपने गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम कहते हैं डेल्टा H एटोमाइजेशन। बिल्कुल इसी तरह ये जो क्लोरीन है ना, क्लोरीन ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में है गैसियस स्टेट में, तो ये इसको हीट करके क्लोरीन एटॉमिक स्टेट में आ जाए, तो इस दौरान भी जो आप एनर्जी देते हैं उसे कहते हैं डेल्टा H एटोमाइजेशन, या आप इसको हाफ लोगे डेल्टा H एटोमाइजेशन। इसका मतलब आपके पास सोडियम गैसियस स्टेट में, क्लोरीन गैसियस स्टेट में। अब आप दूसरा काम क्या करो, आप इस सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करवाओ, ये सोडियम आयन बन जाएगा एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करके। अब इस दौरान जो ये आप एनर्जी देंगे उसे हम कहेंगे डेल्टा H आयोनाइजेशन एनर्जी। इस तरह क्लोरीन में वही इलेक्ट्रॉन जो इधर लॉस हुआ क्लोरीन को दे दो, ये क्लोराइड आयन बन जाएगा। अब इस दौरान जो एनर्जी रिलीज हुई उसे हम कहते हैं डेल्टा H इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ये आ गई। अब ये जो मैं वैल्यू एटोमाइजेशन ये आयोनाइजेशन, इनको आप प्रैक्टिकली मालूम कर सकते हैं। ये जो डेल्टा सोडियम से सोडियम, ये मैंने आपको 108 बताया था, और ये क्लोरीन से, ये क्लोरीन एटम में ये आपको 121 बताई थी, ये पीछे हम पढ़ के आए। सोडियम से सोडियम आयन का बनना, इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी थी वो हमने पढ़ी थी 496 है, और क्लोरीन गैसियस में जब एक इलेक्ट्रॉन करके क्लोराइड, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 349 है। ये सारी, यानी ये पॉजिटिव में वैल्यू आई, ये दोनों नहीं, ये एंडोथर्मिक, ये दोनों एक्सोथर्मिक, ये भी एंडोथर्मिक, ये एक्सो है। इन सब को कैलकुलेट करते जाओ। अब आखिरी बात, ये सब चीजें मालूम हो जाती हैं, ये इतनी, ये कितने हैं, 1 2 3 4, ये तमाम 4 स्टेप्स हैं। यानी जैसे मैंने ये नहीं बनाया 1 2 3 4, ये 4 स्टेप्स हैं। ये 4 स्टेप्स तो हो गए, और इनकी वैल्यू का भी हमें पता है। इनकी वैल्यू आप स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस से निकालें, और डिफरेंट टेक्निक्स हैं उससे निकाल लें। इन सब की ओवरऑल जो वैल्यूज आएगी ना, उसे मैं कहता हूं डेल्टा HX। यहां से लेकर यहां तक ये डेल्टा H नॉट F, और ये अब यहां पे एक आया, और वो है सोडियम आयन गैसियस, क्लोराइड आयन गैसियस, ये दोनों आपस में मिलते हैं तो NaCl बनता है। इस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसे कहते हैं डेल्टा H लैटिस। ये रिएक्शन इतना फास्ट होता है, इतना फास्ट होता है कि इसके दौरान जो एनर्जी, उसको आप किसी भी एग्जिस्टिंग एक्सपेरिमेंटल टेक्निक से मालूम नहीं कर सकते। अगर जिसको आप मालूम नहीं कर सकते, उसके लिए आप फिर इसकी हेल्प लेंगे हेसेस लॉ की। अब मैं ना इस पे हेसेस लॉ अप्लाई करता हूं। अब हेसेस लॉ में क्या कहता है, हेसेस लॉ कहता है कि ये जो आपने कहा ना कि सिंगल स्टेप में ये रिएक्शन मुकम्मल हुआ, उसमें डेल्टा H नॉट F वो ले लो, और फिर हमने कहा नहीं जी ये सारी चेंजेस आई, इन सबको मैंने कलेक्टिवली डेल्टा HX का, और इसको मैं डेल्टा, तो डेल्टा H नॉट F दैट इज डेल्टा H प्लस है। हम लैटिस एनर्जी को लेना चाहते हैं। अगर हम लैटिस एनर्जी को लेना चाहते हैं ना, तो लैटिस एनर्जी इधर, और ये दूसरी तरफ जाके माइनस हो गया। अब डेल्टा H नॉट F -1 411, और इन सब का ये जो मैंने आपको सारी आपको 4 कैटेगरीज बनाई, इन सब के ओवरऑल ये 370, इनको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास, इसका मतलब है सोडियम क्लोराइड, उसकी लैटिस एनर्जी 787 है। मैं लैटिस एनर्जी के बारे में कुछ बातें आपसे करें। लैटिस एनर्जी क्या है, 2 तरह से हमारी बुक्स कहती हैं, 2 तरह से। देखो पहली बात, लैटिस एनर्जी है, पहला पॉइंट कि आपके पास ये, मैं सोडियम क्लोराइड की बात करूंगा, सोडियम क्लोराइड गैसियस, सोडियम आयन गैसियस, और क्लोराइड आयन गैसियस, दोनों मिले तो NaCl बना, ये सॉलिड है। इस दौरान जो एनर्जी रिलीज हुई डेल्टा H लैटिस, उसे मैं कहता हूं दैट इज -787 किलो जॉल पर मोल। मेरा एक नाम, हर एक बात में एक नया नुक्ता आ जाता है। मैं अक्सर आपसे भला क्या कहता हूं, मैं आपसे कहता हूं कि बेटा जी, जब 2 पार्टिकल्स के दरमियान, इस पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है, इनके दरमियान जब अट्रैक्शन होती है ना, अट्रैक्शन,
अट्रैक्शन, उस अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी इज रिलीज्ड। अब हुआ क्या, ये 1 मोल सोडियम आयन, 1 मोल क्लोराइड आयन, इनके दरमियान अट्रैक्शन जिसका नाम हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं, उस अट्रैक्शन की वजह से आपके पास ये क्रिस्टल लैटिस बना। उस अट्रैक्शन की वजह से जो एनर्जी खारिज हुई उसे हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। यानी क्रिस्टल लैटिस बनते वक्त जो एनर्जी रिलीज होती है उसे कहते हैं लैटिस एनर्जी। मुझे सिर्फ एक बात पे एतराज है, वो एतराज है कि हम जो लैटिस एनर्जी की टर्म है ना, हमारी बुक्स जो है ना, लैटिस एनर्जी की टर्म्स को सिर्फ आयनिक सॉलिड्स के खाते में डाल देती है। आयनिक सॉलिड्स, ये सोडियम क्लोराइड इज एन आयनिक सॉलिड, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सारे आयनिक। तो हमारी बुक्स कहती है कि लैटिस एनर्जी की टर्म जो है वो सिर्फ आयनिक सॉलिड के लिए मुख्तस है, रिजर्व है। मैं कहता हूं नो, नहीं, आयनिक लैटिस एनर्जी की टर्म जो भी क्रिस्टल लैटिस बनता है हर एल के लिए रिजर्व है, चाहे वो क्रिस्टल लैटिस कोवेलेंट सॉलिड हो, चाहे वो क्रिस्टल लैटिस मोलेकुलर सॉलिड हो, चाहे वो क्रिस्टल लैटिस, चाहे वो मेटेलिक सॉलिड हो। मेटेलिक, मैं कहता हूं लैटिस एनर्जी की टर्म हर क्रिस्टल लैटिस के लिए यूज होती है, क्रिस्टल लैटिस उसके लिए यूज होती है। हम कहते हैं ना कि आयनिक सॉलिड दे आर इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, सॉरी आयनिक कह रहा हूं, कोवलेंट सॉलिड्स दे आर इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। उसके रीजन में जो बेसिक रीजन हम कहते हैं जी कोवलेंट सॉलिड की लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है। लैटिस एनर्जी ज्यादा होने की वजह से वो पोलर सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होते हैं। तो अब लैटिस एनर्जी की टर्म कोवलेंट सॉलिड के लिए तो यूज हो गई, लेकिन हमारी बुक्स ज्यादातर किसके पलड़े में जरा वो डाल रही हैं, वो कहते हैं कि लैटिस एनर्जी की टर्म आयनिक सॉलिड के लिए। बहरहाल मैंने दोनों में, लैटिस एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। लैटिस एनर्जी के बारे में एक सेंटेंस सुनना कि जो लैटिस एनर्जी है ना, लैटिस एनर्जी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये मैंने रिलेशन आपको बताया कि जितनी किसी कंपाउंड की लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है ना, उतना वो ज्यादा थर्मली स्टेबल होता है। ये मैं स्टेबिलिटी में इन सेंस ऑफ थर्मल स्टेबल, मैं काइनेटिक स्टेबिलिटी की बात नहीं कर रहा, मैं थर्मल स्टेबिलिटी, रिएक्टिविटी की बात नहीं कर रहा, मैं स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी। तो जितनी लैटिस एनर्जी ज्यादा उतनी उसकी थर्मल, और जितनी लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है उतनी सॉल्युबिलिटी कम होती है। वो जब हम सेकंड ईयर में जाके चीजें डिस्कस कर रहे होते हैं ना, वो मुख्तलिफ कंपाउंड्स, हम वो नाइट्रेट, हम कार्बोनेट, सल्फेट, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और अल्कली मेटल, अल्कलाइन मेटल, उनकी जब हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं ना, तो वहां तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है वो लैटिस एनर्जी का है। जिसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है, जिसकी लैटिस एनर्जी कम होती है उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है। दूसरा पॉइंट जो आपने ज़हन में रखना है स्टूडेंट, इसकी एप्लीकेशन क्या है लैटिस एनर्जी की। एप्लीकेशंस, लैटिस एनर्जी ना, एक तो ये हमें स्ट्रक्चर ऑफ अ सब्सटेंस, उसके बारे में, ये हमें ना बॉन्डिंग के बारे में भी बताती है कि जो बॉन्ड है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है। यानी बॉन्डिंग मीन स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। एक और भी, ये हमें ना प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस, प्रॉपर्टीज ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस, उसके में अब क्रिस्टल लैटिस से मुराद है आयनिक कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड, मेटालिक कंपाउंड, मोलेकुलर कंपाउंड्स, इन सब की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी। प्रॉपर्टीज में एक तो आ गई ना उनकी सॉल्युबिलिटी, क्या वो सॉल्युबल हैं, क्या वो सॉल्युबल नहीं, स्टेबिलिटी, थर्मली स्टेबिलिटी और डिफरेंट वो प्रॉपर्टीज सारी उसकी लैटिस एनर्जी से है। एक और बड़ा पॉइंट, और वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी। कौन से फैक्टर जो मेरे पास हो ना, बुनियादी तौर पर एक ही फैक्टर है, मैं एक और को भी शामिल कर लेता हूं। बुनियादी तौर पर जो फैक्टर है ना वो है चार्ज डेंसिटी।
चार्ज डेंसिटी। और यू नो चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज टू, मैं इसी के अंदर लिखूंगा, चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज ओवर साइज, ये चार्ज टू साइज रेशियो दैट इज कॉल्ड। अब चार्ज डेंसिटी इज डायरेक्टली, लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी, या चार्ज डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। दिस वन इज द बेसिक। मतलब जितनी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी किनकी, कैटाइन और एनाइन की, उतनी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। चार्ज डेंसिटी ऑफ कैटाइन एंड एनाइन, वो मैं ना आयनिक सॉलिड को स्पेसिफाई करके गुफ्तगू कर रहा हूं। और दूसरा भी है, दूसरी जो बात है वो है डिस्टेंस, आयनिक डिस्टेंस। आयनिक डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस कम होगा ना, जितने आयन करीब होंगे उतनी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। तो ये जितना डिस्टेंस कम होगा उतनी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, ये लैटिस एनर्जी की। अब अगर आप देखेंगे ना, ये मेरे पास दो एग्जांपल्स हैं। पहले एग्जांपल में अगर आप नोट कर रहे होंगे ना, तो मेरे पास ये सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, इन तीनों में कैटाइन सेम है, सोडियम आयन है। लेकिन अगर आप एनाइन को देखोगे ना, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इसका मतलब इसकी लैटिस एनर्जी का फैसला ये एनाइन की चार्ज डेंसिटी करेगी, इनके बॉन्ड डिस्टेंस करेगा। अब क्लोराइड, इन सब पे क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड सब पे चार्ज सेम है, -1, तो फैसला कौन करेगा, साइज। अगर साइज बढ़ता जाएगा चार्ज डेंसिटी कम होगी, चार्ज डेंसिटी कम होगी लैटिस एनर्जी कम होगी, और वैल्यूज आप देख सकते हैं। इसके बरक्स अगर आप ये दूसरी पिक को देखेंगे, इसमें आपके पास अब यहां पे ना अल्कली मेटल, लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और उसके बाद रुबिडियम क्लोराइड। अगर आप इसमें आपके पास एनाइन सेम है, क्लोराइड 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 क्लोराइड। हां, यहां पे जो चीज चेंज हो रही है वो कैटाइन है, लिथियम कैटाइन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, रुबिडियम आयन। अब इन सब पे कैटाइन पे चार्ज +1 तो फैसला कौन करेगा, फैसला साइज करेगा। जिसका साइज, जैसे जैसे साइज बढ़ता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, वैसे वैसे चार्ज डेंसिटी कम होती है, और चार्ज डेंसिटी कम होने के साथ साथ लैटिस एनर्जी कम होती जाती है। और साथ जो दूसरा फैक्टर आपने देखना है ना, वो बॉन्ड लेंथ का भी है, आयनिक डिस्टेंस जिसे मैं कह रहा हूं। कुछ जैसे आप ऊपर से नीचे आते हैं, आयनिक डिस्टेंस बढ़ता जाता है, आयनिक डिस्टेंस बढ़ने की वजह से लैटिस एनर्जी कम होती जाती है। ये कुछ बातें थी जो मैंने स्टूडेंट, आज हमारा ये लास्ट लेक्चर था थर्मोकेमिस्ट्री का। मैं हमेशा की तरह कहता हूं कि मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इस दुनिया में, इस और आखिरत में कामयाबी नसीब फरमाए। इल्म फैलाना, इल्म की इस रोशनी को हर दर तक पहुंचाना, ये मेरा मकसद है, ये मेरी मंजिल है, और आप इसमें मेरे हमनुआ हैं, आप इसमें मेरे साथी हैं। अल्लाह ताला हम सबको नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।